तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। कल आपका सोशल साइंस का बोर्ड एग्ज़ाम है जिसके अंदर 20 एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इन 20 एमसीक्यूज़ के लिए आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मैं आपके सामने टॉप 100 एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ। इन टॉप 100 एमसीक्यूज़ को आपको करके जाना है अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 20 आउट ऑफ 20 एमसीक्यूज़ के अंदर चाहिए तो। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, आप भी खुद से पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ओवर ग्रेजिंग इज द मेन रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। बेसिकली ओवर ग्रेजिंग, तो ओवर ग्रेजिंग कहाँ पे देखने को मिलता है? सबसे ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि ओवर इरीगेशन कहाँ पे देखने को मिलता है? ओवर इरीगेशन। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि माइनिंग कहाँ पे देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन, मतलब लैंड खराब होती है, बंजर होने लगती है। तो ओवर इरिगेशन होता है आपका पंजाब में। ठीक है, और माइनिंग आप कह सकते हैं झारखंड एंड उड़ीसा की तरफ। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के साथ अगर आपके पेपर में ओवर इरिगेशन आ जाए या फिर माइनिंग आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ए रिसर्चर इज एग्जामिंग अ सॉइल टाइप विच इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक। ठीक है, तो किससे बनी है वो सॉइल बनी है आपकी वेदरिंग ऑफ वॉल्केनो रॉक से। एंड इज रिच इन मिनरल, तो रिच है किन मिनरल्स के अंदर। तो विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज इट। तो आप जानते हो कि जो वॉल्केनिक रॉक से जो आपकी सॉइल बनती है वो कौन सी होती है बेटा? आपकी लेटराइट नहीं, एल्वाइल सॉइल भी नहीं होती हमारी, वो होती है ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल का एक और नाम याद रखना है आपको, वो क्या होता है आपका? रेगोर सॉइल, रेगोर सॉइल। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, आपकी जो एल्वलाइज सॉइल है वो गैंगोटिक प्लेन्स में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। आपकी नॉर्थन साइड में, हमारी नॉर्थ इंडिया में ही पाई जाती है। ठीक है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी है? हमारी एल्वलाइज सॉइल ही सबसे ज़्यादा 40% इंडिया के अंदर है। ठीक है, ब्लैक सॉइल आपकी हिमालय रीजन में नहीं पाई जाती, आप जानते हैं कहाँ पे पाई जाएगी? दक्कन जो प्लेट है उधर की तरफ पाई जाती है। ठीक है, और एराइट सॉइल आप जानते हैं वेस्टर्न घाट में नहीं बल्कि ये राजस्थान जो वाली जो साइड है उधर की तरफ पाई जाती है। और लेटराइट सॉइल बेसिकली ये वेस्टर्न घाट्स या हमारे जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं ना, जिसकी तरफ हम कह सकते हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, इधर की तरफ पाई जाती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ जिससे कि आपके और भी क्वेश्चंस हो जाएं इनके साथ। अगर आपसे पेपर में एराइट सॉइल पूछ लिया है तो आप जानते हैं राजस्थान की तरफ पाई जाती है इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन इंडिया हैज़ इन्यूमरस पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, तो इंडिया के पास इन्यूमरस पॉसिबिलिटी है प्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी की, सही बात है। ठीक है, रीज़न दिया है कि मोस्ट ऑफ द लैंड एरिया ऑफ इंडिया फॉल्स अंडर द कोल्ड जोन। बेटा देखो, हम रहते हैं जहाँ पर, आप भी देख रहे हो अभी भी मौसम कैसा है, गर्मी सी है, थोड़ा सा ठंडा है गर्मी से, लेकिन हमारा जो मोस्ट ऑफ द जो इंडिया का एरिया वो कोल्ड जोन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर समर भी होता है। ठीक है, तो कोल्ड जोन में तो नहीं आता ना पूरा, तो यहाँ पे देखो ये तो सही था लेकिन रीज़न इसका गलत है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, ये तो गलत, बोथ ए ये भी गलत। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है देखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम रिसोर्स डेवलपमेंट। इसमें से कौन सी प्रॉब्लम नहीं है रिसोर्स डेवलपमेंट की? नॉट बोला। ठीक है, डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रिड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, ये तो प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि ज़्यादातर लोगों के पास क्या है? रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि उनको अंदर लालच है रिसोर्सेज का, और उस लालच के लिए क्या कर रहे हैं? वो रिसोर्सेज को ख़त्म करते हुए जा रहे हैं। तो ये तो सही है। एक्यूमुलेशन रिसोर्स इन फ्यू एंड, ये बात भी सही है। आप आजकल आप देख रहे हो अडानी वगैरह, मुकेश अंबानी वगैरह, इन सभी के पास क्या है? रिसोर्सेज ज़्यादा है, कुछ ही लोगों के पास है, लेकिन जिन लोगों आवश्यकता उनके पास है ही नहीं। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोटेशन रिसोर्सेज, ये बात भी सही है। आजकल आप देख रहे हो जो हमारे पेड़ वगैरह उनको काटा जा रहा है, तो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोटेशन हो रहा है कि नहीं। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये नहीं है भाई, इक्विटेबल रिसोर्सेज हमारा नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट मैच्ड पेयर। कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये आपका यूके मतलब उत्तराखंड में है। बंधवगढ़ नेशनल पार्क राजस्थान में बल्कि एमपी में, मध्य प्रदेश में। पेरियार टाइगर रिजर्व बेटा आपका तमिलनाडु में नहीं बल्कि केरल के अंदर है। और मानस टाइगर, जो आपका मानस टाइगर रिजर्व है वो आपका आसाम में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करें, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आर करेक्ट। तो पहले मुझे सबसे पहले बताएंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था। ये आया था 1972 के अंदर, ठीक है, याद रखना है। टू मेक प्रोविजन फॉर हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल्स, ये बिल्कुल सही है। टू पब्लिश लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव स्पीसीज, ये भी सही है। टू बैन हंटिंग टू सेव इंडेंजर स्पीसीज, ये भी सही है। टू इंक्लूड इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन द यूनियन लिस्ट, ऐसा कुछ नहीं था इसके अंदर। यूनियन लिस्ट की तो कोई बात ही नहीं हुई थी, तो मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट हो जाने वाला है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट पोटेंशियल मेजर दैट कैन बी टेकन टू मिटिगेट द थ्रेट्स पोज्ड ऑन द टाइगर पॉपुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली जो आजकल थ्रेट्स हैं, जो टाइगर की जो पॉपुलेशन घट रही है, जो बायोडाइवर्सिटी घट रही है, उसके कारण क्या है, यही वो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट एंड रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, सही है। बैन कर देना चाहिए हंटिंग वगैरह को, जब भी हमारे जो टाइगर्स हैं वो बच सकते हैं। प्रिवेंटिंग द विजिट ऑफ पब्लिक इनटू द फॉरेस्ट एरिया, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। स्टेबलाइजिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, ऐसा कुछ नहीं भाई। कन्वर्टिंग फॉरेस्ट इनटू रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ वाला सही हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन हमको दिए नहीं, तो हमारा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर। आगे चलते हैं। असर्शन दिया है डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द फ्लूड एंड सॉइल इरोजन, सही बात है भाई। अगर तुम पेड़ों को काटोगे तो देखो पेड़ का जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, वो क्या करती हैं, होल्ड रखती हैं, किसको होल्ड करके रखती हैं, सॉइल को। अगर आप इन पेड़ों को काट दोगे तो इनकी रूट्स कमज़ोर हो जाएंगी, तो क्या होगा, इरोजन बहुत जल्दी होगा। तो सही है। ट्रीज होल्ड सॉइल, सही है। कंजर्व वाटर एंड रेगुलेट लोकल क्लाइमेट, तो ये बात भी सही है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ये आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व आप जानते हैं राजस्थान के अंदर है। बहरादेव, दकव, सोनचुरी, ये आपका कहाँ पर पड़ता है, ये आपका अलवर में है। और चिपको मूवमेंट आप जानते हैं उत्तराखंड में हुआ था। और नवदन्या आपका राजस्थान, सॉरी नवदन्या आपका कहाँ पे है, ये आपका है कर्नाटक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, तो देखो इसमें भी मैचिंग करनी है। हीराकुंड आप जानते हैं बेटा, हीराकुंड आपका महानदी पे, ठीक है। गांधी सागर चंबल नदी पे। और नागार्जुन सागर आपका कृष्णा पे। और मैथुर आपका कावेरी पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम, ये डैम्स थे और यहाँ पे रिवर थी। चलिए आगे चलते हैं। चलो एक और मैं आपसे पूछूँ तो आप मुझे बताओगे, भाखरा नागला किस रिवर पे, ठीक है। और तुंगभद्रा किस रिवर पे, ठीक है, ये मुझे बताएंगे। ये चलो एक का मैं बता देता हूँ, भाखरा नागला आपका किस पे है, ये सतलुज रिवर पे है, ठीक है। तो आपको इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है किस रिवर पर है, ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इरीगेशन सिस्टम इन मेघालय। बेसिकली इरीगेशन सिस्टम बताना है मेघालय में कैसा है। टू इरीगेट लैंड ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन, ऐसा कुछ नहीं है। टू यूज़ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन, ऐसा भी कुछ नहीं है। टू रिमूव वाटर फ्रॉम सॉइल, ऐसा भी कुछ नहीं है। टू यूज़ बैम्बो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, हाँ ये याद रखना है कि जो मेघालय होता है वहाँ पर बैम्बो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम का हम यूज़ करते हैं इरीगेशन के लिए, ठीक है। एन आर्टिफिशियल लेक बिल्ट इन द 11th सेंचुरी फॉर वाटर कंजर्वेशन इज, तो आपको ये याद रखना ये भोपाल लेक थी, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना। चिल्का लेक आप जानते हैं उड़ीसा में पड़ती है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। वुलर लेक मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और ये कहाँ पे, श्रीलंका नहीं सॉरी शिमला के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। और सामर लेक राजस्थान में पड़ती है, राजस्थान में, ये भी खारे पानी की झील है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन मेजरली बेनिफिटेड बाय द सरदार सरोवर डैम। तो बेसिकली सरदार सरोवर डैम आपका कहाँ पे है, ये है आपका गुजरात में। तो आपको कुछ स्टेट दिए और बताना है कि किन किन स्टेट को यूज़फुल होगा उनके लिए, ठीक है। तो देखो राजस्थान की, देखो गुजरात यहाँ पे, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के मैप की, अगर यहाँ पे आपका गुजरात पड़ता है, ठीक है, तो गुजरात से ऊपर ही तो थोड़ा आपका यहाँ पे राजस्थान है। तो राजस्थान गुजरात, लेकिन यहाँ पंजाब आ गया, तो गुजरात और पंजाब दूर हो गया, ये तो नहीं होगा। महाराष्ट्र देखो इसके यहाँ पे नीचे, मध्य प्रदेश यहाँ पर ही है। और गुजरात तो मैं करेगा ही, और राजस्थान ही, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
इन्हें भी दे दो, तेलंगाना इतनी दूर हो गया, आंध्र प्रदेश यहाँ पे भी नहीं, छत्तीसगढ़, तो ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो महाराष्ट्र को मदद करेगा, मध्य प्रदेश को, गुजरात को एंड राजस्थान को मदद करेगा। असर्शन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ असर्शन दिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कंसिडर एन इफेक्टिव वे टू रिड्यूस वाटर स्कैर्सिटी, सही है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसलिए हम पानी को बचाते हैं, ठीक है। रीज़न इट हेल्प रिचार्ज ग्राउंड वाटर एंड स्टोर रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज़, ये बात भी सही है। तो देखो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया आपके सामने, देखेंगे। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई द एग्रीकल्चर क्रॉप फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। तो आपको कुछ ये आपको 3 स्टेटमेंट दिए, इन स्टेटमेंट्स को पढ़कर आपको बताना है कि किस क्रॉप के लिए सुटेबल रहेंगी। इट रिक्वायर मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, इट इज मेनली यूज एज रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज, इट इज़ प्राइमरी क्रॉप ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन। तो देखो इसको पढ़ते ही हमारे दिमाग में बिल्कुल आ जाता है क्या हुआ, हमारा रबर होगा, यहीं पर 200 सेंटीमीटर डिग्री से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल ज़्यादा चाहिए होती है और 25 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर और उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और इक्वेटोरियल रीजन के अंदर बेसिकली प्राइमरी क्रॉप है ये। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दिया, असर्शन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइज वेट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट अ फेयर प्राइस, सही है। जो चावल है और जो गेहूँ है गवर्नमेंट हमसे खरीदती है एट फेयर प्राइस, सही है एक तो। द पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो पब्लिक सेक्टर बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक सेक्टर होते हैं, कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिल्कुल करते हैं। देखो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये बात अलग है और ये बात अलग है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। मिसिस मोनिका अलॉन्ग विद हर फैमिली क्लियर्स अ पीस ऑफ लैंड एंड ग्रो ग्रेन्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू फीड हर फैमिली, तो व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज सी प्रिपेयर अनदर पीस ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एग्रीकल्चर डज सी यूज, तो आप जानते बेटा ये कौन सा होगा, ये आप सभी जानते हैं, स्लैश एंड बर्न होता है। आप जानते हैं जैसे मान लो किसी एक ये पार्ट ऑफ लैंड पे हमने क्या करी, यहाँ पे हमने कोई फसल करी, ठीक है। अब इस फसल हो गई तो यहाँ की इस जो सॉइल की क्या फर्टिलिटी कम हो जाएगी, तो अब हम क्या करेंगे, इस सॉइल को छोड़कर दूसरी सॉइल पे क्या करते हैं, सॉरी दूसरी उस पे लैंड पे जाके क्या करने लगते हैं, क्रॉपिंग करने लगते हैं। तो ऐसी पैटर्न को क्या बोला जाता है, स्लैश एंड बर्निंग बोला जाता है, ठीक है। चलिए आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द बिलो इन्फॉर्मेशन। दिस क्रॉप इज अ मेजर कैश क्रॉप मतलब नगदी, मतलब यहाँ से पैसा कमाते हैं। इट इज़ कल्टिवेटेड मेनली इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु दिमाग में आता हो तो कहाँ पे ज़्यादा मन करता है जाने का, मन करता है कॉफ़ी की तरफ। इट इज़ नोन फॉर इट्स एरोमा, तो कॉफ़ी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये कैश क्रॉप भी होती है हमारी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है, देखिए, इमेजिन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू, आप दिल्ली से जा रहे हैं कहाँ, चंडीगढ़ की तरफ, टू अटेंड अ वेडिंग बाय रोड इन जनवरी की बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप विल यू नोटिस प्रोमिनेंटली इन द फील्ड ड्यूरिंग द जर्नी, ठीक है। तो भाई देखो अब तुम जा कहाँ रहे हो, पहली बात तो देखो तुम जा रहे हो दिल्ली से चंडीगढ़, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जा रहे हो तुम, और पहली बात देखो जनवरी की बात हो रही है, जनवरी की मतलब सर्दी की बात हो रही है, सर्दी में कौन सी क्रॉप होती है, राबी की क्रॉप होती है, ठीक है। तो अब देखो चंडीगढ़ और जो पंजाब है वहाँ पे इस वक्त क्या होता है, इस वक्त होता है आपका वीट, गेहूँ होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। देखो ये आपको दिया है। अगला क्वेश्चन 21, मिनरल्स और इसके मेजर माइंस दिए हैं। आयरन ओर, ठीक है, तो आयरन ओर का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आयरन ओर की जब मैं बात करता हूँ तो आयरन ओर का मेरा होता है चंद्रापुर। आयरन ओर कहाँ पे होता है भाई साहब, आयरन ओर का होता है चंद्रापुर। और जो माइका है, माइका का क्या होगा, माइका बेटा गया के अंदर, बॉक्साइड आपका माइकाला के अंदर, और कोल आपका सिंगरौली के अंदर। तो मतलब क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, हाँ ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अगर बेटा आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग आपको दिया है। फेरस क्या होता है भाई, कोल है, कोल तो होता ही नहीं। ग्रेनाइट ये भी नहीं, बॉक्साइड ये नहीं, कोबाल्ट है। फेरस क्या है, कोबाल्ट है भैया, ठीक है। तो देखो ए का फोर्थ कहाँ भाई, ये काटो तुम, ए का फोर्थ देखो, ए का फोर्थ देखो, ए का फोर्थ सिर्फ एक ही के ऑप्शन के अंदर दिया, देखो ऑप्शन नंबर बी के अंदर ही दिया है, ठीक है। तो बी का हमारा क्या हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा फिर।
और एनर्जी क्या होती है कोल के अंदर, और इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये भी असर्शन टाइप का क्वेश्चन है। सर्टेन मिनरल्स में अकर एज एलुअल डिपॉजिट इन सैंड ऑफ वैली फ्लोर्स एंड बेस ऑफ हिल्स। सही बात है। ठीक है, तो एलुअल डिपॉजिट पे आके बहुत सारे मिनरल्स आके उनके फ्लोर पे आके आ जाते हैं। ठीक है, तो रीज़न क्या है, दीज आर यूजली मिनरल डेट आर नॉट कॉरेड बाई वाटर, और ये कॉरेड नहीं होते पानी से। ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि एलुअल डिपॉजिट है वहाँ पे। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। काकरापरा ये आपका एटॉमिक पावर प्लांट है। तो ये कहाँ पे पड़ता है, ये आपका गुजरात में। रावतभट्टा आपका राजस्थान में। केगा आपका कर्नाटक में। तारापुर महाराष्ट्र में। याद रखना तारापुर 1969 में सबसे पहले बना था एटॉमिक पावर प्लांट। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही होगा। आगे चलते हैं। देखो ये थर्मल पावर प्लांट है और ये आपकी स्टेट दी गई है। ठीक है, तो देखो आपका सबसे पहले दिया तलचर। क्या दिया, तलचर। भाई तलचर कहाँ पे पड़ेगा आपका, देखो तलचर आपका पड़ेगा कहाँ, उड़ीसा में। ठीक है, और देखो तलचर उड़ीसा में फर्स्ट का सेकंड होना चाहिए। तो देखो बी और सी ये गया। देखो विजयवाड़ा आप फिल्मों में देखते हो, विजयवाड़ा भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो डी का थर्ड होना चाहिए। देखो आप भी इसी तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो बोर्ड एग्जाम, आपको जरूरी नहीं कि सारे पता हो। ठीक है, देखो मुझे इंदौर में कन्फ्यूजन था कि मैं ये मुझे याद नहीं कौन सी स्टेट में, लेकिन हाँ मुझे विजयवाड़ा पता है कि आंध्र प्रदेश में। तो डी का थर्ड होना चाहिए। तो देखो डी का थर्ड तो सिर्फ एक में ही दिया, अगर मैं यही देख लेता तो मेरा आंसर हो जाता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, असर्शन दिया है कि मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्री इन इंडिया इज लोकेटेड इन अ नैरो बेल्ट अलोंग द बैंक ऑफ द हुगली रिवर। हुगली कौन सी रिवर है भाई, ये गंगा ही रिवर होती है। ठीक है, गंगा रिवर होती है और बांग्लादेश में आकर ये हुगली बन जाती है। ठीक है, सही बात है, क्योंकि हुगली रिवर के आसपास इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे पानी वगैरह और रिसोर्सेज की कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, रीज़न क्या है, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट। सही बात है, ये बात सही है। तो पहले पे कौन आता है, बांग्लादेश है, याद रखना। ठीक है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, लेकिन क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बेटा, इसका कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम यहाँ पे चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर यूज बॉक्साइड एज अ रॉ मटेरियल। बॉक्साइड किसका और होता है भाई, बॉक्साइड किसका और है भाई, ये होता है एल्यूमिनियम का। ठीक है, इसका एल्यूमिनियम का। तो देखो सीमेंट नहीं, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। तो एल्यूमिनियम देखते हैं आप, वहाँ पे टिक लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री की बात करें, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भाई ये तो वो है ना हमारी गवर्नमेंट है। ये भी टेस्को बेटा ये हमारी प्राइवेट होती है, ये भी गवर्नमेंट है और ये भी गवर्नमेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नोन एज अ बेसिक इंडस्ट्री बिकॉज इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो बेसिक इंडस्ट्री होनी चाहिए पहली बात, और वो क्या करती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है अदर इंडस्ट्रीज के लिए। तो कॉटन टेक्सटाइल है, नो। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, शुगर भी नहीं है और सीमेंट भी नहीं, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होगा उसका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो पहला देखेंगे, इट इज़ द कंपोजिट इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी के द्वारा ये बनाया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट सही है। पैरामीटर टू मेजर इट्स आर लॉन्गेविटी, सही है। लिटरेसी एंड पर कैपिटा इनकम, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंट्रीज आर रैंक अकॉर्डिंग टू डेवलप्ड एंड लो डेवलप्ड कंट्रीज, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। वर्ल्ड बैंक ऑल्सो प्रिपेयर रिपोर्ट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, नो, वर्ल्ड बैंक नहीं बनाती, यूएनडीपी बनाता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की इंडिकेटर यूज टू मेजर अ कंट्री डेवलपमेंट। अगर किसी कंट्री को तुम्हें जानना वो डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो इसके लिए आप क्या है, तो उसकी कंट्री का हमें क्या देखना होगा, उसकी हमें देखना होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। तो इसी से हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री डेवलप्ड है या नहीं। ठीक है, चलिए, अज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन लोकेलिटी, इफ द मंथली इनकम ऑफ ईच फैमिली इज 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, देन व्हाट इज द एवरेज इनकम द लोकेलिटी। तो देखो ऐसे में क्या करना है आपको, एवरेज इनकम निकालने के लिए, अगर एवरेज इनकम निकालनी तो आप क्या करोगे, कितने लोग 5 लोग हैं, 1 2 3 4 लोग हैं। ठीक है, 4 लोग, और सबकी 4 लोग हैं, 4 लोगों से डिवाइड करेंगे और सारी इनकम को ऐड कर देंगे। 10 और 20 30 60 और 1 लाख हो गया। ये कितना हो गए, 1 लाख हो गए ना आपके, 1 लाख हो गए। इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 25,000 आ जाएगी।
तो 25,000 आपकी एवरेज इनकम निकल आएगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला, सारी इनकम को ऐड करेंगे, जितने लोग हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा कि असर्शन दिया केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सही है, बिल्कुल सही बात है। केरला हैज़ एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी, सही बात। देखो लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कब होगी, जब किसी स्टेट की क्या बेसिक हेल्थ और जो एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी होंगी, ठीक है, तभी तो होगा ऐसा। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आपको बेटा मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर सारे जितने भी MCQs के सेशन हुए हैं, जितने भी आपके SST हम जो कहते हैं, इसके अंदर जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, उनके मैंने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की सीरीज चलाई, तो आप उसको पूरा देख सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को वहाँ पे विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो देखेंगे, रीड द टेबल बिलो केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन डेट फॉलो, ठीक है। तो देखो बेसिकली इसमें बताना क्या भाई, द वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से बनाती है, तो सही है। पर कैपिटा ये नहीं, ये भी नहीं, तो इसका आंसर क्या है भाई। अच्छा इसमें हम बताना वो कौन सी कंट्री अच्छी है या कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, ठीक है। तो देख लो इसके हिसाब से, ग्रॉस नेशनल इनकम ये आपको दिया है, तो देखो पर कैपिटा इनकम इस कंट्री की ज़्यादा है इनके मुकाबले, तो ये डेवलप्ड कंट्री होगी ज़्यादा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो इसी कंट्री की ज़्यादा है। और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव, इसमें भी 10.8 है। और देखो इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी 73, तो यही टॉप कर रही है भाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यही डेवलप्ड कंट्री है एकदम इन सभी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, तो इसका यही क्वेश्चन दिया हुआ, जो क्वेश्चन शायद मैं लिखने यहाँ पे भूल चुका हूँ, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, राखी हैज डन एन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हर एरिया, द सर्वे हैज रिवील्ड दैट पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड बाय डूइंग डिफरेंट जॉब, द टेबल प्रिपेयर्ड बाय राखी इज गिवन बिलो, स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर दैट क्वेश्चन फॉलो। तो हाउ मेनी पीपल्स आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आप जानते हो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फ़र्क क्या है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर बेटा फिक्स टाइम होता है, आपका बोनस बढ़ता है और आपको बेसिकली इसके अंदर सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है, जैसे गवर्नमेंट हुई। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर वगैरह ये सारी चीज़ें हुई, जहाँ पर मतलब लोकल फैक्ट्रीज वगैरह होती है, वहाँ पर क्या होता है आपसे जितना चला उतना काम करवाते हैं, कम पैसे देते हैं, ठीक है। तो यही होता है। तो देखो उसने पूछा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन सा आएगा। देखो फार्मर वर्किंग इन अ फील्ड, भाई ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो 250 ऐड कर लो। टीचर टीचिंग इन स्कूल, भाई ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है। हैंडलूम वीमर वर्किंग इन हर हाउस, भाई ये भी क्या आपका, ये भी आपका क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। वर्कर्स वर्किंग इन अ बिग फैक्ट्रीज में कर रहे हैं, तो भाई एक तरह की सिस्टमेटिक काम होगा, तो ये ऑर्गेनाइज है। एम्प्लॉयड एट वर्किंग एट अ हॉस्पिटल इन द एरिया, ये भी ऑर्गेनाइज होती है। कितना हो गया, तो 320 है हमारा इसका आंसर, 320 अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आ गए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। प्राइमरी सेक्टर के अंदर फ्लावर कल्टीवेटर आता है, बिल्कुल सही है भाई। सेकेंडरी सेक्टर इज इक्वल टू मिल्क वेंडर एक सर्विस दे रहा है, तो टर्सरी के अंदर आएगा। टर्सरी सेक्टर फिशरमैन, नहीं बेटा ये तो प्राइमरी होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गार्डनर, नहीं बेटा ये भी प्राइमरी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यही सही था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कांता वर्क इन एन ऑफिस, सी गेट हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। इन एडिशन टू द सैलरी सी ऑल्सो गेट अदर बेनिफिट लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कांता इज वर्किंग, तो मैंने अभी बताया था। तो ये कौन सा सेक्टर है भाई, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहाँ पर हर चीज़ प्रॉपर तरीके से होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इन टू अदर फॉर्म कम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। देखो मान लो यहाँ पे आपकी कॉटन आई, ये आपका क्या प्राइमरी सेक्टर से आएगी, और ये जाती कहाँ है, देखो कॉटन है। कॉटन से हमने अगर स्वेटर बनाना, स्वेटर तो उसके बाद इसको आगे हम एक्सपोर्ट करेंगे और बेचना मार्केट में। देखो कॉटन आया तो ये प्राइमरी था, कॉटन में से स्वेटर बनाया, ये क्या है सेकेंडरी है। और अब इस स्वेटर को बेचेंगे यहाँ पे इधर उधर कंट्रीज़ में जाएगा, तो सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो सर्विस प्रोवाइड करेगा वो टर्शरी हो जाता है। तो आपका देखो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। वो क्या कह रहा है कि जो नेचुरल प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं भाई, प्राइमरी से होते हैं, उसको चेंज कौन करता है, स्वेटर में किसी ने कन्वर्ट किया, आपने सेकेंडरी ने किया, ठीक है। चलिए असर्शन दिया है कि नॉट एवरी गुड और सर्विस डेट इज प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड टू नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। हाँ ये बात सही है, हमें सिर्फ किससे मतलब भाई, हमें फाइनल गुड्स से मतलब होता है। तो हम हर किसी को नहीं, फाइनल गुड्स से हमें मतलब होता है। तो हम जरूरी नहीं है कि सारे गुड और सर्विस को ऐड किया जाए, हमें सिर्फ फाइनल गुड करना है। क्यों ऐसा, क्योंकि ये इसलिए किया जाता है कि डबल काउंटिंग ना हो जाए, डबल काउंटिंग से बचने के लिए, ठीक है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ द ऑल द इंटरमीडिएट गुड, सही है। जो फाइनल गुड के अंदर इंटरमीडिएट गुड की सारी वैल्यूज पहले से ऐड होती हैं, तो ये भी सही है।
बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, व्हाई डज इट बिकम डिफिकल्ट फॉर फार्मर्स इन रूरल एरियाज टू टेक लोन फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक? रीड द फॉलोइंग, हट जा भाई, रीड द फॉलोइंग रीजन एंड चूज द करेक्ट, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। ठीक है, तो देखो अब जो गांव में जो फार्मर्स रहते हैं तो उनके लिए जैसे गवर्नमेंट बैंक में लोन लेना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है भाई? दिक्कत क्या है? क्यों? लैक ऑफ कोलेटरल। सही बात है भाई, उनके पास जब ज़मीन जायदाद कुछ रखने के लिए होता नहीं है, बेसिकली ज़्यादा ज़मीन जायदाद या फिर कुछ चीज़ें रखने के लिए। कोलेटरल क्या होता है? एक तरह का हमें सिक्योरिटी देते हैं गवर्नमेंट को कि हमारे पास ये, आप इसके बदले हमें लोन दे सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। सही बात है, आप बैंकों में जाओ कितनी लाइनों में लगे रहते हो, तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। हायर कॉस्ट ऑफ बोरिंग नहीं बेटा, बैंक हमें लो कॉस्ट में देती है। लैक ऑफ अवेयर, लैक, हाँ सही बात है, गांव के जो लोग हैं वो थोड़े कम एजुकेटेड होते हैं तो अवेयरनेस कम होती है। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये गलत है, फर्स्ट सेकंड ये भी गलत है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 हमसे क्या कहता है, व्हाई डू लेंडर्स ऑफन रिक्वायर कोलेटरल बिफोर लेंडिंग लोन? तो हमें कोलेटरल क्यों देना होता है लेंडर्स को? ये अभी मैंने बताया था, टू लोअर इंटरेस्ट रेट, ये ऐसा कुछ नहीं है। टू स्टेबलाइज पर्सनल रिलेशन, कोई संबंध नहीं बनाने भाई हमें। टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट मार्जिन, ये भी नहीं। टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ लोन डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये सही है, क्योंकि अगर आप रिस्क मतलब बेसिकली ये, अगर तुम आप लोन नहीं चुका पाए तो उसके पास क्या कोलेटरल लिखित में सब कुछ है, तो वो आपकी जो भी ज़मीन होगी, आपने जो भी इसको कोलेटरल में लिख के दिया वो उसका हो जाएगा फिर। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन अर्बन इंडिया डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्स? इनफॉर्मल सोर्स आप जानते हैं, टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स। इनफॉर्मल सोर्स क्या होता है? बेसिकली जैसे देखो दो टाइप के होते हैं, एक तो फॉर्मल सोर्स होता है जहाँ बैंक वगैरह से हम लोन वगैरह चीज़ें लेते हैं, पैसे लेते हैं। इनफॉर्मल होता है हम रिश्तेदारों से, लेंडर, जो लेंडर्स होते हैं, ज़मींदार होते हैं, उनसे लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी इंटरेस्ट कम लगती है, लेकिन यहाँ पे भाई इंटरेस्ट ज़्यादा लगती है। यहाँ पे कोलेटरल की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ कोलेटरल की कोई ज़रूरत नहीं है, भाईचारे में सब पैसा मिल जाता है। तो पुअर हाउस होल्ड, बिल्कुल सही बात है, पुअर हाउस होल्ड इनफॉर्मल सोर्सेज से। हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट्स, ये भी सही है। तो बोथ पुअर हाउस होल्ड एंड हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट्स, ये भी सही है। तो बोथ ऑफ हाउस होल्ड एंड हाउस होल्ड विथ फ्यू, ये नहीं। तो भाई इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी सही हो जाएगा। ये भी सही था, ये भी सही था, इन दोनों को इस सी ऑप्शन के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 दिया है, द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट कैन वी सॉल्व बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट, आप जानते हो पहले क्या चलता था बेटा, पहले करेंसी नहीं थी, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में क्या है कि जैसे मान लो तुम्हें मेरी बकरी पसंद है, मुझे तुम्हारा बकरा पसंद है, तो मैं तुम्हें बकरी दे देता था, वो तुम्हें बकरा दे देता, आपस में क्या है सामान दे के काम चल जाता था। लेकिन अब हुआ क्या, अगर मान लो मुझे आपकी बकरी नहीं चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए, लेकिन आपको मेरा बकरा चाहिए, तो होगा क्या इसमें दिक्कत हो जाएगी भाई। अब चीज़ के बदले चीज़ मिल रही थी, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे यही समस्या होती है, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। ठीक है, तो अब इस द प्रॉब्लम क्या थी इसके, बाय इंक्रीजिंग द सर्कुलेशन ऑफ करेंसी, ऐसा कुछ नहीं था, बाय एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ मार्केट, कि स्कोप ऑफ मार्केट नहीं बढ़ पा रहा था डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट की वजह से क्यों हुई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। असर्शन दिया है, रुपीज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है भाई। चलो, रीजन दिया है, द वर्ल्ड बैंक लीगलाइज द यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट इन इंडिया, ऐसा कुछ भी नहीं, वर्ल्ड बैंक से कोई मतलब नहीं भाई। ठीक है, तो वो ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 हमसे क्या कहता है, टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, रीड बोथ द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट है, रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर टू स्टिमुलेट द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है भाई, टेक्नोलॉजी आने से जो ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है बहुत तेज़ी से और होने लगा है। स्टेटमेंट टू, दिस मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट, सही है भाई, टेक्नोलॉजी आने से क्या होगा, जो दूर से जो सामान वगैरह आता था वो अब ईजी तरीके से बहुत लोअर कॉस्ट में और ईजी तरीके से आ पा रहा है। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से, दोनों ही सही हैं। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेट आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 एमएनसी से रिलेटेड है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर बेनिफिट टू एन एमएनसी व्हेन इट वर्क ऑन जॉइंट प्रोडक्शन विद द लोकल कंपनीज। अगर एमएनसी जॉइंट मतलब लोकल कंपनीज के साथ अगर काम करेंगी तो ऐसा उनको क्या बेनिफिट होगा? एमएनसी शेयर इट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद द लोकल कंपनी, सही बात है। जैसे मान लो कोको कोला इंडिया में हमारी किसी लोकल ड्रिंक के साथ क्या करती है, काम करती है, तो कोको कोला के अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी वो उसके साथ भी शेयर करेगी, तो ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। तो एमएनसी शेयर इट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद द ग्लोबल कंपनी, एमएनसी डिसाइड और पेट, ऐसा कुछ नहीं भाई, जब तुम काम करोगे तो एमएनसी सब कुछ नहीं देख सकती। एमएनसी शेयर इंस्टीट्यूट पॉलिसी, ऐसा भी कुछ नहीं। एमएनसी बिल्ड गुड एंड फैमिली रिलेशन विद द लोकल कंपनी, बेटा रिलेशन तो बनाने, लेकिन रिलेशन से ऊपर क्या है,
वो चीज़ें हमें मैटर करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, क्वेश्चन नंबर 47, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो गवर्नमेंट रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, तो सही है भाई, ग्लोबलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ट्रेड बैरियर्स को क्या किया है, हटाया गया, ठीक। गवर्नमेंट रिड्यूस कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स, ठीक है। गवर्नमेंट रिड्यूस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्सेस, रिड्यूस करें, सही बात है ये भी। गवर्नमेंट रिमूव रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और गवर्नमेंट रिड्यूस कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो भाई इसके अंदर कौन सा ऑप्शन तुम्हें सही लग रहा है? देखो पहला तो होना चाहिए, देखो आप एलिमिनेशन लगाओ, पहला तो होना ही चाहिए। तो देखो भाई पहला किसके अंदर नहीं है, गवर्नमेंट रिड्यूस, तो इसके अंदर नहीं, तो ये गया, ठीक है। गवर्नमेंट, अब देखो गवर्नमेंट रिड्यूस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्सेस, तो थर्ड होना चाहिए। तो थर्ड किसके अंदर नहीं है भाई, थर्ड इसके अंदर नहीं, तो ये भी गया, ठीक है, इसके अंदर है। तो गवर्नमेंट रिमूव रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे से ऐसा कुछ नहीं है भाई। गवर्नमेंट रिड्यूस कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सही लग रहा है मुझे, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज, बेटा इसको बोला जाता है लिबरलाइजेशन, याद रखना है। 1991 में LPG रिफॉर्म आए थे, LPG रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इसको लाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल भाई, हमारे देश के इकोनॉमिस्ट रहे हैं, क्या नाम है उनका, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, गिव रेस्पेक्ट मनमोहन सिंह, ठीक है। तो याद रखेंगे, बहुत कर रहे भाई इकोनॉमिस्ट रहे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फैक्टर्स रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन इंडिया, इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, सही बात है भाई। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सही बात है। फेवरेबल रूल्स ऑफ WTO टुवर्ड्स इंडिया इन कंपेरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज, ऐसा कुछ नहीं भैया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड एकदम सही हो जाने वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कहता है कि द ग्रोथ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस ग्लोबलाइजेशन, देखो जब से डिजिटल टेक्नोलॉजी आई उसने क्या किया है, इन्फ्लुएंस किया किसको, ग्लोबलाइजेशन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स मेन बेनिफिट, तो इसका मेन बेनिफिट क्या रहने वाला है, इंक्रीज कम्युनिकेशन कॉस्ट, अरे भैया घटी है कम्युनिकेशन कॉस्ट। लिमिटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, भैया अब हर कोई एक्सेस कर पा रहा है, ये भी गलत है। इनहेंस कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी बढ़ी है हर किसी के अंदर, हर देश से हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, हर लोगों से कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्टिविटी तो बढ़ी है। स्लोअर ट्रांजेक्शन स्पीड है भैया, हाल तो UPI करते हो तुरंत पैसे चले जाते हो, ट्रांजेक्शन स्पीड बहुत तेज़ हुई है ना कि घटी है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, देखो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन 50 तक पूरे कंप्लीट करवा दिया। अब क्वेश्चन जो बचे हैं आपके 50 बचे हैं। इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो मैंने अभी करवाया आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स कंप्लीट करवाया, अब बचा आपका हिस्ट्री और जो सिविक्स पॉलिटिक्स वाला पार्ट बचा, ठीक है। इसको मैं दूसरी लेक्चर के अंदर लेने वाला हूँ, वरना ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक और बात सजेस्ट करके जाऊँगा, देखो इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट SST की प्लेलिस्ट डालिए, इसके अंदर मैंने हर एक चैप्टर के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ सॉल्व करवाए, ठीक है। तो आप उन क्वेश्चंस को भी कर सकते हो, उन वीडियोस को आप देख कर जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं अगले लेक्चर के अंदर, जब तक आप इस लेक्चर को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं।